गुलमर्ग 17 श्रावण। प्यारे कमल, आज जाकर मुझे तुम्हारा पहला पत्र मिला है। तुम सच मानो गुलमर्ग के छोटे से बाजार के साइन बोर्डों के अतिरिक्त यही एक पहली चीज है जिसे मैंने इन 5 दिनों में पढ़ा है। मेरा आज का दिन भी बड़े आनंद से गुजरा है। सुबह सुबह मैं उन लोगों के यहाँ चाय पीने गया था। उसके बाद हम लोग एक साथ खिलनमर्ग की सैर के लिए निकल गए। यहाँ घंटों तक उस खुले मैदान में बैठकर ताश खेला किए, सैर की, खेले कूदे और फिर वापस लौट आए। सब लोग मेरे निवास स्थान पर आए। शाम की चाय यहाँ ही हुई और अभी अभी मैं उन्हें उनके घर तक छोड़कर आ रहा हूँ। मुझे उनका परिचय भी मिल गया है। वह लड़की अपने भाई और एक चचेरी बहन के साथ काफी दिन हुए यहाँ आई थी। उसके पिता एक संपन्न व्यापारी हैं, उनका कारोबार खूब चलता हुआ है। वह लड़की लाहौर के एक महिला कॉलेज में पढ़ती है और बाकी तीनों लड़कियां उसके क्लास की हैं, उसकी मित्र हैं और उसी के निमंत्रण पर यहाँ आई हैं। उसके भाई का स्वभाव भी बड़ा मधुर है। गुलमर्ग में उसकी दोस्ती की इतनी अधिकता है कि उनकी ओर से छुटकारा पा सकना ही उसके लिए कठिन हो जाता है। हम लोग आपस में खूब हिल मिल गए हैं। मैंने उन लोगों के अनेक फोटो भी लिए हैं। आज जल्दी ही सो जाने को जी चाहता है। तुम्हारा पत्र इस समय मेरी आंखों के सामने नहीं है। कुछ याद नहीं आ रहा है कि तुमने उसमें कोई बात पूछी भी थी या नहीं। चलो, जाने दो। यह तो मुझे मालूम ही है कि तुम कोई खास काम की बात तो पूछ ही नहीं सकते। यह भी नामुमकिन नहीं कि मैं कुछ और ठहर जाऊं। स्नेही 006 गुलमर्ग 18 श्रावण। कमल, सांझ डूबने को है। दिन भर से आसमान में बादल छाए हुए थे। इस समय मूसलाधार वर्षा हो रही है। मेरे कमरे की सब खिड़कियां बंद हैं। कमरे में बत्ती जल रही है। मेरे कानों में एक संगीत गूंज रहा है, बहुत पवित्र और बहुत ही मधुर। इस संगीत में शब्द नहीं केवल स्वर हैं। स्वर भी क्या केवल गूंज है। छत को टीन पर वर्षा पड़ने की जो आवाज हो रही है वह इस गूंजमय संगीत का साज है और ठंडी, गीली हवा की धू-धू इस संगीत की तान का काम कर रही है। मैं अकेला हूँ। दिन भर अकेला नहीं था, परंतु इस समय फिर मैं अकेला हूँ। वह अपने भाई और छोटी बहन को साथ लेकर यहाँ आई थी। 6 बजे के करीब उसके भाई चाय के एक निमंत्रण पर बाहर चले गए। वह और उसकी बहन यहीं ही रह गई। फोटोग्राफ धुलकर आ गए थे। उन फोटोज की आलोचना आत्मालोचना होती रही। और भी तरह की बातें हुईं। शाम का अंधेरा जब चढ़ने लगा तो मैंने उससे अनुरोध किया कि वह कोई गाना सुनाए। बड़ी झिझक के बाद उसने एक गाना मुझे सुनाया। ओह, वह कितना मधुर गीत है। मैं किसी दूसरे लोक में जा पहुंचा। मुझे नहीं मालूम कि संगीत कब समाप्त हुआ। हाँ, उसके भाई साहब का आना मुझे जरूर याद है। देर हो गई थी, अतः वे लोग लौटने को हुए। मैंने उन लोगों को सहन के फाटक से ही विदा दे दी। उन्हें छोड़ने के लिए दूर तक केवल इसीलिए साथ नहीं गया क्योंकि मुझे ज्ञात था कि उसके भाई साहब चुपचाप चलना पसंद नहीं करेंगे और इस समय मैं न कुछ कहना चाहता था, न बोलना चाहता था। उन्हें गए थोड़ी ही देर हुई थी कि जोर की वर्षा शुरू हो गई। मैं तब से इसी कमरे में बैठा हूँ। संगीत कभी का थम गया, गाने वाली भी चली गई, मगर उसकी गूंज अभी तक बाकी है, उसी तरह जीवित रूप में बाकी है। संगीत की वह अनिर्वचनीय अमूर्त गूंज वर्षा की आवाज का प्राकृतिक साज पाकर मानो और भी अधिक भेदिनी बन गई है। कमल, तुम मेरे सुख दुख के साथी हो। अपनी सभी अनुभूतियां तुमसे कहकर मैं अपने चित्त का बोझ हल्का किया करता हूँ, मगर यह एक अनुभूति कुछ ऐसी है कि इसे मैं ठीक तौर से व्यक्त भी नहीं कर सकता। मेरे जी में आंधी सी चल रही है, मगर यह आंधी बिल्कुल शब्दरहित है, जैसे नदी का वेगवान पानी अंदर ही अंदर से किनारे के कछारों को काट रहा हो। अपनी एक पुरानी धुंधली सी अनुभूति मुझे इस समय साफ तौर से समझ में आ रही है। हम मनुष्यों के बाह्य जीवन आपस में एक दूसरे पर इतने अधिक आश्रित हो गए हैं कि हम लोगों के लिए इस तरह का एक दिन भी काटना संभव नहीं रहा, जबकि एक मनुष्य का किसी भी दूसरे मनुष्य से किसी तरह का वास्ता न पड़े। इस पर भी मैं सदैव अनुभव करता रहा हूं कि हम लोग आपस में एक दूसरे से बहुत अधिक दूर हैं।
हृदयों का यह पारस्परिक अपरिचितपन हमारे दैनिक व्यवहार में, हमारे सामान्य जीवन में कोई बाधा नहीं डालता। फिर भी हमारे जी को, हमारे अंतःकरण को और शायद हमारी अंतरात्मा को कभी यह चाह रहती है कि वह किसी दूसरे जी को, किसी दूसरे अंतःकरण को अपना ले। यही चीज़, अंतरात्मा की यही चाह प्रेम है, जिसे वासना का परिधान पहनाकर हम लोग बहुत शीघ्र मैला कर डालते हैं। आज इस संगीतमय, ठंडे शांत और सुंदरतम वातावरण में मैं यह अनुभव करने लगा हूँ कि मेरे अंतःकरण में भी इसी तरह की कोई बेचैनी सहसा उठ खड़ी हुई है। आज उससे मेरी खूब बातें हुई। अधिकांश बातें बिल्कुल बेमतलब की थी, मगर फिर भी वे बातें अत्यंत मधुर और दिल को सहलाने वाली थी। एक बात ऐसी भी हुई जिसने मेरे हृदय को वेग के साथ झंझना दिया। बातचीत में उसने जरा हैरानी के साथ मुझसे पूछा, आप अकेले ही रहते हैं? मैंने कहा, हाँ। उसने पूछा, हमेशा इसी तरह रहते हैं? मैंने कहा, प्रायः हमेशा ही। कुछ क्षण के बाद उसने मुझसे पूछा, सुबह आपको दूध पिलाने का काम किसके हाथों में है? मुझे उसका भोला सा सवाल बहुत ही मधुर जान पड़ा। मैंने कहा, जो लोग मेरी जरूरत की और सब चीज़ों का इंतजाम करते हैं, वे ही दूध का इंतजाम करते हैं। उसने फिर पूछा, आप सुबह खाते क्या है? मैंने कहा, दूध, टोस्ट, मक्खन, शहद, ओवल्टीन और थोड़े से मेवे। यूं ही बिल्कुल निष्कलंक भाव से उसने जरा आग्रह के स्वर से कहा, अगर मैं आपके दूध का इंतजाम करने वाली होती तो आपको पता लगता कि सुबह के कलेवे में कितना स्वाद आता है। मेरा संपूर्ण अंतःकरण झंझना उठा। अपने चेहरे पर हल्की सी और फीकी मुस्कुराहट ले आने के अतिरिक्त मैं उसकी इस अत्यंत मधुर बात का कोई जवाब नहीं दे सका। मुझे मालूम है कि उसने जो कुछ कहा था, इसका कोई गहरा अभिप्राय कदापि नहीं था। संभवतः घर के लोगों को सुबह दूध पिलाने का इंतजाम उसी के जिम्मे होगा, मगर फिर भी मेरे दिमाग ने उसकी इस बात को इतनी गहराई के साथ हृदय के पास पहुंचाया कि मेरा संपूर्ण अंतःकरण बहुत ही मीठे स्वरों में ध्वनित हो उठा। हाथ ठिठुर रहे हैं। मेरी यह चिट्ठी पढ़कर तुम कहीं उबने तो नहीं लगे? ठीक है ना? या अभी कुछ और सुनने की इच्छा है? मगर नहीं, अब और नहीं। तुम्हारा? 0